गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और प्रकाश में भी हम प्रकाश का परावर्तन के दो प्रकार, नियमित प्रकाश का परावर्तन और विसरित प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन कर लिया। फिर परावर्तन के नियमों के बारे में भी अध्ययन कर लिया कि परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। और उसके बाद हम अध्ययन कर रहे थे समतल दर्पण से प्रतिबिंब कि किस प्रकार का बनता है। तो आप जानते भी हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। हम किसी दर्पण के समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। और पार्श्व परिवर्तन होता है कि जो हमारा दायां भाग होता है वह तो बायां दिखाई देता है, जो बायां भाग हमें दायां दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब आपको इसी के आधार, पार्श्व परिवर्तन के आधार पर एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस शब्द इस प्रकार लिखा होता है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर एम्बुलेंस लिख दिया शब्द, फिर एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनता है, तो हमें एम्बुलेंस शब्द इस प्रकार दिखाई देता है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन के चालक अपने पश्च दृश्य, पश्च का अर्थ होता है पीछे का जो दृश्य देखने के लिए एक दर्पण लगा होता है, पीछे का दृश्य दिखाने वाला एक दर्पण होता है, में देखते हैं तो रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ते हैं? गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसा कि हम कांच का एक खोखला गोला लेते हैं और इसको हम काटते हैं तो इस प्रकार इसके दो दर्पण बन जाते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक कांच का खोखला गोला लिया है और इसकी ये तो परिधि है और ये इसका केंद्र है, और परिधि और केंद्र को मिलाने वाले जो बिंदु, जो बीच की जो बिंदु होता है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ये इसका पोल या ध्रुव है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी जो बीच की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और जो ध्रुव होता है या पोल होता है उसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, जो स्टील का जो चम्मच होता है और उसकी दो सतह होती हैं, एक तो क्या होती है? धसी हुई सतह होती है और एक क्या होती है? उभरी हुई सतह होती है। जब उसकी उभरी हुई सतह परावर्तक के रूप में कार्य करता है तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। जब चम्मच का अंदर का धसा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करता है तो वह अवतल दर्पण बन जाता है। तो हम अभी इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, कि जिस दर्पण का, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह है वह कैसी है? उभरी हुई है, तो उसको दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इस सतह पर, परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं
टकराती हैं, टकराने के बाद क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और फैलने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर चित्र बना के दर्शाया गया है, ये किसका है, उत्तल दर्पण का है। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल या पृष्ठ या सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं या टकराती हैं, टकराने के बाद वापस उसी दिशा में जब लौटती हैं तो वह एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकुड़ता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं, अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं ये किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, और उस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। जो गोलीय दर्पण होता है और उसका जो केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अतः उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव पोल को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम फोकस की बात करते हैं तो इसकी विधि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस तो अलग अलग होते हैं, उसके नेक्स्ट कक्षा में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको फोकस दूरी के बारे में बता देता हूं। फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। पहले देखो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं दर्पण के जो ध्रुव या पोल के मध्य की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा उसमें क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाती है, फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है।